Okay, so welcome everyone to the post-contest discussion of LeetCode bi-weekly contest 95. So we are going to discuss the solution of all the four problems. Dimple, you can start with the solution of problem A. Okay, भैया तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था लाइक इधर दिया हुआ था हमें लेंथ विड्थ हाइट एंड मास अगर डायमेंशंस में इन डायमेंशंस में कोई भी अगर 10⁴ से बड़ा हुआ तो हमारा उसको बाल्की कहलाएगा और वॉल्यूम भी 10⁹ से बड़ा हुआ तो वो बाल्की कहलाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक हो तो बाकी बेसिकली सब कंडीशन इधर दिया हुआ है। अगर 100 से मास बड़ा है तो हैवी बोलता है, अगर दोनों है तो हैवी और बाल्की दोनों है तो बोथ, अगर दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है तो नाइडर, कोई एक है तो मतलब उसको आउटपुट करना है basically। तो उसके बाद हाँ, तो सोल्यूशन क्या था, हमें एल डब्ल्यू एंड एच दिया हुआ है, मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में लिख लिया मैंने। तो उसके बाद हाँ, एल डब्ल्यू इंट में दिया हुआ है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लॉन्ग लॉन्ग में आएगा, तो उसको कन्वर्ट करना था वॉल्यूम को लॉन्ग लॉन्ग में, तो वॉल्यूम को लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लिया, इसको पता करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा। तो हम पहले चेक करेंगे पहला कंडीशन, कोई एक भी अगर 10⁴ से बड़ा हुआ तो उसको बल्कि कराएगा, या फिर वॉल्यूम 10⁹ से बड़ा होगा तो वो बल्कि कराएगा। तो मैंने वन मतलब बल्कि, इसको बल्कि डिनोट किया है 1 से, तो ये इसमें से कोई भी एक भी हुआ तो बल्कि हो जाएगा, और मास अगर 100 से बड़ा हुआ तो वो हैवी हो जाएगा। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दोनों अगर इक्वल टू 1 हुआ तो बोथ रिटर्न करना था। अगर सिर्फ एक सेटिस्फाई हुआ, जैसे कि सिर्फ बल्कि हुआ तो उसको बल्कि रिटर्न करना था, अगर 2 हुआ तो हैवी रिटर्न करना था, अगर कोई भी नहीं हुआ तो नाइडर। तो इतना ही था। एक्सप्रेशन या सिंपल प्रॉब्लम था, बस सिंपल इफ एल्स था इसमें। या नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, एक डाटा स्ट्रीम दिया हुआ है। डाटा स्ट्रीम में पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट का वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट का साइज, के मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बोल सकते हैं। तो उसमें इतना सारा, मतलब उस डाटा स्ट्रीम में इतना इतना ऑब्जेक्ट्स होगा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हमारा डाटा स्ट्रीम होगा, वो डाटा स्ट्रीम का साइज है 4 और उस डाटा स्ट्रीम का वैल्यू है 4। तो जब ये स्ट्रीम में कॉन्जिक्यूटिव लिखा रहेगा तो मतलब हमारे स्ट्रीम में वैल्यूज आ रहा होगा। जैसे कि तो उसके बाद क्या करना है, तो अगर जो स्ट्रीम में करंट वैल्यूज है, मतलब जो के साइज का एरे होगा उसमें जो वैल्यूज होगा, अगर सब वैल्यूज इक्वल टू डाटा स्ट्रीम का वैल्यू का इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करना है, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना है। और अगर साइज भी कम है करंट डाटा स्ट्रीम का रिक्वायर्ड डाटा स्ट्रीम से तो भी रिटर्न फॉल्स करना है। तो मैंने क्या क्या पहले एक ग्लोबली डिफाइन कर लिया वैल्यू और साइज, मतलब ये साइज ऑफ डाटा स्ट्रीम है और ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा डाटा स्ट्रीम का, तो दोनों को असाइन कर दिया। डाटा स्ट्रीम जब आएगा तो उसका वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद क्या क्या, जैसे कि ये इंडेक्स स्टोर कर रहा है हमारा किस में, कौन सा डाटा स्ट्रीम का अभी कौन सा में हमारा वैल्यू से नहीं इक्वल होने वाला ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें 3, ये 3 हमारा गड़बड़ कर रहा है, मतलब फॉल्स रिटर्न करने का एक जरिया है ये 3। तो उसके बाद हाँ, उस इंडेक्स को हम स्टोर कर रहे हैं इससे IND से, लास्ट से। इंडेक्स से हमारा अभी करंट कितना डाटा आया, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रीम से कितना डाटा आया उसका काउंट। अब ये हुआ, अगर मतलब करंट इंडेक्स और लास्ट खराब वाला इंडेक्स का डिस्टेंस अगर हमारा रिक्वायर्ड साइज से कम है तो रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं है तो रिटर्न 0। जैसे कि हमारा इसमें हो गया, इसमें जैसे कि हो गया पहला हमारा ये 4 जब आएगा तो इंडेक्स का वैल्यू 1 होगा, तो ये तो अभी साइज का, इसका साइज का बना ही नहीं, मतलब 3 साइज का बनना चाहिए, हमारा 1 साइज का बना तो रिटर्न फॉल्स। और ये भी, इसमें भी रिटर्न फॉल्स होगा।
इसमें रिटर्न ट्रू होगा, क्योंकि हमारा 3 ऑब्जेक्ट आ चुका है, तीनों का वैल्यू डाटा स्ट्रीम का वैल्यू से इक्वल है और साइज भी उतना ही रिक्वायर्ड साइज है। लेकिन 3 आते ही हमारा डाटा स्ट्रीम खराब हो जाएगा। जैसे अभी हमारा वैल्यू हो गया, डाटा स्ट्रीम का वैल्यू 443, लेकिन हमें 444 चाहिए था, तो उससे होगा कि हाँ, उससे फॉल्स आ जाएगा आंसर। तो हम अभी प्रॉब्लम ऐसा टाइप का होने होगा 44344। अगर ऐसा वैल्यूज आया तो जैसे कि 4 आते ही रिटर्न फॉल्स होगा, होता है। ये दूसरा 4 आते ही फॉल्स होगा, क्योंकि होता है। ये 3 आते हुए भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रीम ही खराब हो गया। ये तो सही था, लेकिन मतलब साइज सही है अभी, लेकिन हमारा लास्ट का वैल्यू अभी 3 हो गया और इंडेक्स का वैल्यू भी 3 हो गया, तो दोनों साइज से छोटा है, तो फॉल्स ही होगा। और बाकी ये 4 आते भी हमारा इंडेक्स का वैल्यू अभी 4 है और लास्ट का वैल्यू अभी 3 है, तो 1 है, तो इससे छोटा है, तो रिटर्न 0। और ये 4 आते भी इंडेक्स का वैल्यू होगा 5, तो 2 होगा, तो रिटर्न साइज 3 था, तो साइज से छोटा ही है, अभी रिटर्न ये होगा, फॉल्स होगा। लेकिन ये 4 आते ही हमारा इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 6 और लास्ट खराब इंडेक्स का था 3 में, लेकिन वो 3 तो मतलब इक्वल है साइज से, तो इसमें रिटर्न 2 हो जाएगा। नाइट। हाँ, मतलब ये भी सिंपल सॉल्यूशन था। इसमें एक और इसमें मतलब मैंने तो ऐसे किया था इसमें कि जो ज़्यादा सिंपल है कि एक काउंट वेरिएबल रखो और काउंट बता देगा कि जो वैल्यू है वो कितने बार स्ट्रीम में आया है, पहले आ चुका है। तो जैसे ही नम कॉन्जिक फंक्शन में जैसे ही नम वैल्यू के बराबर होता है तो काउंट को प्लस प्लस करो, अगर वैल्यू के बराबर नहीं है तो काउंट को 0 कर दो, और बस ये देख लो कि काउंट लेस देन साइज है या ग्रेटर देन साइज है, और 0 या 1 ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये ज़्यादा सिंपल था, ऐसे भी कर सकते थे। तो ठीक है, हाँ भैया, तो मैंने भी सेम किया था। हाँ ठीक है, तो अब प्रॉब्लम सी पे मूव करते हैं। ओके, तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। हाँ भाई। तो प्रॉब्लम सी, फाइंड एब्सॉर्बिलिटी ऑफ एरे। तो नम्स एरे दिया हुआ है और इसमें हमें the effective value of three indices I, J and K is defined as nums I or nums J total and with nums K. ठीक है, the absorbibility of the array is the zoring of the effective values of all the possible triplets of indices I, J, K. ठीक है, and I, J, K is between 0 to n. ठीक है, अब इसमें ये चीज नोटिस करो कि इसमें आई जे के ना इक्वल भी हो सकता है और आई जे के का ऑर्डर अलग भी हो सकता है। सपोज 1 2 3 है, तो 1 2 3 के लिए भी हमें एब्सॉर्बिलिटी पता लगाना है, 1 2 3 के लिए भी इफेक्टिव वैल्यू हमें एब्सॉर्बिलिटी में कंसिडर करना है, और फिर 1 2 3 का जो भी परम्यूटेशन होगा 3 2 1, ठीक है, 2 1 3, इन सब के लिए भी कंसिडर करना है। तो यानी कि ऑर्डर चेंज करेंगे तो ट्रिपलेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आई और जे और के इक्वल भी हो सकता है, या फिर आई या जे इक्वल हो सकता है, या जे और के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आई जे के कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंडाइसेस हो सकते हैं। तो हमें ये एब्सॉर्बिलिटी रिटर्न करना है, तो सारे ट्रिपलेट्स के लिए ये वैल्यू पता लगाना है और फिर इन सारे वैल्यूज का एब्सॉर्ब बताना है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ही सिंपल सा है, और प्रॉब्लम पढ़ते ही ऐसा कुछ हिंट आ सकता है या कुछ इंट्यूटिवली ऐसा लग सकता है कि सारे एलिमेंट्स का जोड़ करने से हमें आंसर मिल जाएगा, ऐसा लग सकता है। उसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे। जैसे इसका अगर सैंपल टेस्ट केस भी अगर हम देखेंगे 1 और 5 4, ठीक है, 1 और 4, तो 1 और 4 का जोड़ कितना होता है? 1 और 4 का जोड़ जो है वो 5 के बराबर होता है। ठीक है, 1 is 0 1 and 4 is 1 0 0। अब
ये है 15, 45, 22, 34, 35। इसका भी अगर हम जोड़ करके देखें तो 34 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स का जोड़ करने से कैसे ये जोड़ ब्यूटी आ रहा है, उसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि पहले तो इसको ना किसी एक एक्सेथ बिट के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसा सोचो कि एरे में सिर्फ 0 और 1s है। अगर एरे में सिर्फ 0 1s होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ठीक है, यानी कि बस एक बिट को पकड़ लो, बाकी सारे बिट्स को इग्नोर करो। अब उस बिट के लिए देखो, उस बिट के लिए जो फाइनल आंसर है उसमें वो बिट सेट होगा या नहीं, वो कैसे पता लगाओगे? तो ठीक है, तो देखते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। Formula to check if the xth bit is going to be set in the final answer or not is this: O into n minus z into z। अब ये O क्या है, n क्या है? तो O है number of arrays in which that xth bit is set। तो ये वंस का काउंट हो गया एक तरीके से, और z जो है वो जीरोस का काउंट हो गया, यानी कि वो उस बिट पे कितने जीरोस हैं, और ओ हो गया उस बिट पे कितने वंस हैं, उसका काउंट हो गया। ठीक है, एन हो गया एरे का साइज। देखते हैं अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, फिर ये फॉर्मूला जो है वो कैसे सबके जोर में फाइनली रिड्यूस होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सपोज एरे जो है वो कुछ सपोज एक्सेस बिट के लिए हमें पता लगाना है ये फाइनल आंसर में सेट होगा यानी। ठीक है, और एरे में ऐसा है, एरे को मानते कि 1 0 0 1 ऐसा मानते हैं एरे। 1 यानी कि एक्सेस बिट इस फर्स्ट एलिमेंट में एक्सेस बिट सेट है, इसीलिए वहां पे 1 दिया है। सेकेंड एलिमेंट में एक्सेस बिट अनसेट है, इसीलिए 0 दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लगाना है? अब हमें ये पता लगाना है ये वैल्यू nums i और nums j एंड nums k। ठीक है, ठीक है, तो अब जरा ये सोचते हैं कि nums i और nums j में कोई भी बिट तब सेट होगा जब या तो nums i में 1 हो या nums j में 1 हो, तभी ये पूरा का पूरा 1 हो सकता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाए, तो या तो nums i और nums j 1 होना चाहिए, उसके साथ साथ nums k भी j होना चाहिए। तो ये वाला टर्म भी 1 होना चाहिए, ये वाला भी टर्म भी 1 होना चाहिए, सिंपल एंड का जो रूल है। ठीक है, तो अगर nums k कहीं पे 0 है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर 0 हो जाएगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, एट द एंड हमें सारे वैल्यूज का जोड़ लेना है। किसी भी नंबर को अगर 0 से जोड़ करते हैं तो वी गेट दैट नंबर इटसेल्फ। तो अगर ये वैल्यू 0 के बराबर बनती है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वैल्यू 1 कब कब बनेगा, 1 कब कब बनेगा, और कितने बार 1 बनेगा, 1 का बेसिकली काउंट कितना होगा, ये पता लगा सकते हैं। सपोज ये जो इफेक्टिव वैल्यू है, ये सपोज लेट्स से ऐसे रैंडमली कहते हैं 3 बार 1 बन रहा है और 2 बार 0 बन रहा है। ठीक है, तो वी डोंट केयर अबाउट ये 0 कितने बार बन रहा है, 1 कितने बार is equal to 3। तो 3 बार 1 बन रहा है तो c is equal to 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको तो ये c को कैसे पता लगाया जा सकता है, वो देखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, ये फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं c। ओके, तो ठीक है, तो ये अच्छा, तो देखो, तो अगर ये 0 हुआ तब तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 ही हो जाना है।
ठीक है। तो अगर कोई भी, तो मान लो कि तो पहले हम लोग आई को ये सेट करते हैं, ठीक है, इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट पे आई को सेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, ये वाला वैल्यू 1 है इसका मतलब, तो हम लोग इस वैल्यू को 1 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 1 है तो अब हम इस वैल्यू को 1 बनाने की कोशिश कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितने बार ये वैल्यू 1 बनेगा। तो ये वैल्यू अगर हम 1 बनाना चाहते हैं तो या तो nums i 1 होना चाहिए या तो nums j 1 होना चाहिए, ठीक है। टोटल अगर देखोगे तो इसमें इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ मैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर देता हूँ। ठीक है, पहले जीरो इंडेक्स के लिए चेक करते हैं हाउ मेनी टाइम्स this value will become 1। ठीक है, ये पता लगाते हैं। तो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम पता लगा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कितने बार 1 बनेगी। तो k इज इक्वल टू 0 है तो a k जो है वो 1 होना चाहिए, ओनली 1 इज पॉसिबल। क्योंकि अगर a k जो है वो 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 1 नहीं बनेगा। तो ठीक है, a k इज इक्वल टू 1, तो a k 1 कहाँ कहाँ पे, इधर जीरोथ इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो इस इंडेक्स के लिए ही हमें ये काउंट करने की जरूरत है कि ये कितने बार 1 बनेगा, ये पूरा का पूरा टर्म, और फिर उसको ऐड करेंगे एट द एंड तो हमें c मिलेगा। ठीक है, तो अब nums i और nums j हमें किसी एक पर्टिकुलर k के लिए पता लगाना है कब 1 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं ये 1 बने तो या तो nums i 1 होना चाहिए तो nums j 1 होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने वंस है, हमारे पास टोटल 3 वंस है। तो nums i के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, nums j के लिए भी नहीं, nums i कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, nums j भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो लेकिन ये वैल्यू 0 कब बनेगा वो पहले पता लगाते हैं। ये वैल्यू 0 तब बनेगा जब nums i भी 0 हो और nums j भी 0 हो, तो फिर 1 बनेगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में अच्छा ये 0 तो फिर 0 बनेगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में 1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल n पॉसिबिलिटीज है nums i के लिए, 1 2 3 4 5 6 जो n के बराबर है, तो n पॉसिबिलिटीज है। nums j के लिए भी n पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। इसमें से वो पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ये वैल्यू 0 बन जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी होगा z इंटू z हो गया काउंट ऑफ 0, तो इसमें काउंट ऑफ 0 है 3, काउंट ऑफ 1 है, ठीक है। तो z इंटू z, तो इस जीरोज में से कोई सा भी 0 पिक कर सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, और कोई सा भी 0 पिक करके यहाँ भी दे सकते हैं। दोनों i और j दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इसीलिए z इंटू z ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटी है इसके 0 होने की। ठीक है, और ये टोटल काउंट है। ठीक है, और ये वो काउंट है जिसमें ये 0 हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस z इंटू z, ये हो गया काउंट जिसमें ये वाली वैल्यू 1 बनेगी। और नम्स के तो हमने फिक्स कर ही दिया था 1, के को 0 फिक्स कर ही दिया था, तो ये k इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग सेम फॉर्मूला आएगा, n इंटू n माइनस d इंटू d। तो हम बोल सकते हैं कि एट द एंड क्योंकि नंबर ऑफ वंस के लिए ये इसका समेशन करना है, तभी a k इज इक्वल टू 1 होगा और ये nums k इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इस nums को मैं a लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी बिट के लिए हम ये इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि वो बिट फाइनल आंसर में सेट होगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बिट कितने टाइम्स जोर होगा, c टाइम्स जोर होगा। अगर c ऑड है तो फिर वो बिट फाइनल जोर में होगा, अदरवाइज वो बिट फाइनल जोर में नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम c पता लगा सकते हैं, हर एक बिट के लिए बिग O n टाइम में हम c पता लगा सकते हैं।
एक बार पूरे एरे में आइटरेट करना पड़ेगा। और टोटल अगर तुम टाइम कंस्ट्रेंट देखोगे तो नमजाई 10⁻9 तक है, तो एट मैक्स हमें 30 बिट्स 30 या 31 बिट्स के ऊपर आइटरेट करने की जरूरत है। तो k इंटू एन k इज इक्वल टू 31। तो इस तरीके से पिगो n इंटू लॉग ऑफ दिस नमजाई, इतने में हम इसे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर c को अच्छे से हम एनालाइज करें तो n इंटू एन माइनस जी इंटू जी जो है, इसकी पैरिटी को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो तुम्हें ये दिखेगा कि n इंटू एन माइनस जी इंटू जी। ठीक है, लेट्स से o जो है वो लेट्स से o यानी कि नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है। अगर o ऑड है, ठीक है, एंड लेट्स से कि z जो है वो एंड लेट्स से जो n है वो भी ऑड है। अगर o ऑड है और अगर n भी ऑड है, ठीक है, तो ये c की पैरिटी क्या होगी? o ऑड है, n भी ऑड है, तो n इंटू एन माइनस जी इंटू जी, इसकी पैरिटी क्या होगी? n अगर ऑड है तो z जो है उसको इवन होना पड़ेगा, तभी ऑड प्लस इवन n इज इक्वल टू ऑड बनाएगा। ठीक है, तो z को इवन होना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जो टर्म है इसमें ये वाला टर्म इवन होगा, ये वाला टर्म ऑड होगा। तो n इंटू एन माइनस जी इंटू जी करोगे तो तुम्हें ऑड मिल जाएगा। ठीक है, ये टर्म ऑड मिलेगा, तो ऑड इंटू ऑड करने से फिर ऑड ही मिल जाएगा। तो अगर तुम अच्छे से एनालाइज करोगे तो देखोगे कि ये जो टर्म है n इंटू एन माइनस जी इंटू जी, इसकी जो पैरिटी है वो o के पैरिटी के बराबर होगा। तो अगर हम पैरिटी वाइज देखें, एंड पैरिटी ऑफ c इज इक्वल टू पैरिटी, या पैरिटी के अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ c मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू दिस थिंग मॉड्यूलो 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑड मॉड्यूलो 2। तो विच इज इक्वल टू o मॉड्यूलो 2। तो o क्या है? o इज द काउंट ऑफ वंस। ठीक है, तो o मॉड्यूलो 2 जो है वो अगर हम इन सब का जोर कर दें, डायरेक्टली जोर कर दें, ठीक है, उसी के बराबर होगा, इज इक्वल टू जोर ऑफ ऑल दी ऑल ai। ठीक है, 3 बार यहाँ पे 1 है, तो अगर सबका जोर करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता तो सबको जोर करने पे फिर 0 मिलता, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो ये इसका प्रूफ था। ओके, तो ये प्रूफ दिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये प्रूफ देख पाना, लेकिन ये जो इंट्यूशन है कि सबका जोर आंसर होगा, ये काफी इजीली देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम डी पे मूव ऑन करते हैं। मैक्सिमाइज द मिनिमम पावर्ड सिटी। तो इसमें we have been given an integer array stations of length n. Stations I represents the number of power stations in the ith city. ठीक है, तो इसमें we have a fixed range. In other words, if the range is denoted by r power stations at city I can provide power to all cities j. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रेंज दिया गया है r और पावर स्टेशन दिए गए। अगर कोई पावर स्टेशन इस इंडेक्स पे, किसी भी एक ith इंडेक्स पे, तो वो आर रेंज लेफ्ट में और राइट में पावर प्रोवाइड कर सकता है। और इस इंडेक्स पे टोटल कितने पावर स्टेशन है? तो वो 4 है। ठीक है, तो ये जो एरे वो बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पावर स्टेशन एट दैट इंडेक्स बता रहा है। एंड द पावर ऑफ अ सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ पावर स्टेशन इट इज बीइंग प्रोवाइडेड पावर फ्रॉम। ठीक है, the government has sanctioned building k more power stations, each of which can be built in any city and have the same range as the previous ones. तो अब हम k पावर स्टेशंस और बना सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इन टोटल k इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इस 1 को 2 बना दिया, इस 2 को 3 बना दिया, ये कर सकते हैं।
गिवन द टू इंटीजर्स आर एंड के रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पावर ऑफ अ सिटी। अब इसका क्या मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पावर? ठीक है, सपोज यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि इस सिटी का पावर क्या होगा, ये जो फर्स्ट सिटी है इसका पावर क्या होगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस फर्स्ट सिटी में कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेशन से पावर इसको मिल सकता है। तो R इज इक्वल टू 1 है, रेंज इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो सेकेंड इंडेक्स पे जितने भी पावर स्टेशन होंगे उससे इसको पावर मिल सकता है। टोटल 2 पावर स्टेशन है, 2 पावर मिल गया। इसके खुद के पोजीशन पे एक पावर स्टेशन है तो उसका भी पावर इसको मिलेगा, तो अभी तक टोटल 3 पावर इसको मिल गया। फिर ये जो थर्ड पोजीशन पे जो ये 4 पावर स्टेशन है इससे इसको पावर नहीं मिल सकता क्योंकि रेंज 1 है, तो यहाँ तक आने के लिए रेंज 2 चाहिए। तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये जो 0th इंडेक्स है, इसके लिए पावर हुआ 3। इसी तरीके से सारे इंडेक्स के लिए कोई ना कोई पावर निकलेगा। ठीक है, वो जो पावर है उस उन सारे पावर में एक मिनिमम पावर वाली वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स से इसका पहले पावर निकाल के देखते हैं, इसका पावर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स का पावर हुआ 3। उसके बाद इसका पावर देखते हैं, सेकंड पोजीशन पे जो सिटी है उसका पावर। तो इसका पावर क्या होगा, यहाँ पे 2 पावर स्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 ऐड होगा पावर में, प्लस ये जो लेफ्ट साइड में ये जो है पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन है, इससे इसको पावर मिलेगा। रेंज 1 है तो रेंज सफिशिएंट है यहाँ तक आने के लिए। फिर इस वाले पावर स्टेशन से इसको पावर मिलेगा तो इसमें 4 ऐड होगा 7। उसके बाद यहाँ से इसको पावर नहीं मिल सकता क्योंकि ये 2 डिस्टेंस पे है। सिमिलरली ये थर्ड पोजीशन पे यहाँ से पावर मिलेगा, 2 ऐड होगा, इसके खुद के पोजीशन से पावर मिलेगा, 4 ऐड होगा, एक पोजीशन आगे से इसको पावर मिलेगा, तो 11 हो गया। उसके बाद इसको बस 5 से पावर मिलेगा, तो 5 स्टेशन से पावर मिलेगा। तो ये हो गया पावर। अब इसमें मिनिमम पावर कितना हुआ, मिनिमम पावर हुआ 3। ठीक है, तो ये जो मिनिमम पावर है, और हम वी कैन इंक्रीज बाय इज इक्वल टू 2। तो किसी भी तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को इंक्रीज करने का ऑपरेशन कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये ऑपरेशन करके हम मिनिमम पावर को मैक्सिमाइज करना है हमें। तो ये जो मिनिमम पावर है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है आफ्टर डूइंग के इंक्रीजेस। तो मिनिमम पावर को, ये जो मिनिमम पावर है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसकी क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब जब भी मैक्सिमम या मिनिमम पता लगाने का क्वेश्चन हो तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस 3 तरीके के सॉल्यूशंस से, 3 तरीके के सॉल्यूशन में से किसी एक से वो सॉल्व हो सकता है। या तो ग्रीडी से सॉल्व हो सकता है, या तो डीपी से सॉल्व हो सकता है, या तो बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता है। इसमें ऑब्जर्व करोगे कि ये बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता है। बाइनरी सर्च से सॉल्व, अब बाइनरी सर्च से सॉल्व करने के लिए पहले तो जो भी फंक्शन बनेगा वो फंक्शन मोनोटॉनिक होना चाहिए, और हमें बाइनरी सर्च लगाते वक्त किसी को फिक्स करना पड़ता है, किसी एक चीज को फिक्स रखना पड़ता है। इसमें किस चीज को फिक्स कर सकते हैं, इसमें जो जो हमें आंसर पता लगाना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम पावर, इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो mx जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम पावर, इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर फिर बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब तो एक फंक्शन हम बनाएंगे, वो फंक्शन हमें बताएगा कि क्या ये मैक्सिमम वैल्यू पावर की मिनिमम पावर की पॉसिबल है या नहीं, वो फंक्शन हमें बताएगा। ठीक है, अब वो फंक्शन जो है वो मोनोटॉनिक होगा। ठीक है, अगर लेट्स से 5 वैल्यू पॉसिबल है
तो उससे जो छोटी वैल्यूज है वो भी पॉसिबल है। 5 के लिए अगर ट्रू वो फंक्शन देगा तो 4 के लिए भी ट्रू देगा, 3 के लिए भी ट्रू देगा, लेकिन लेट्स से 7 के लिए वो फंक्शन फॉल्स दे रहा है, तो 7 के आगे जो बड़ी वैल्यूज होंगी उसके लिए भी वो फॉल्स देगा। तो देखोगे मोनोटोनिक फंक्शन बनेगा, तो बाइनरी सर्च एप्लीकेबल है, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च, तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये मैक्सिमम पावर पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पावर्स एरे है 3, 7, 11, 5, लेट्स से मैक्सिमम को हमने बाइनरी सर्च में 5 फिक्स कर दिया। हमें पता लगाना है कि क्या ये सारी वैल्यूज 5 या उससे बड़ी बन सकती है। तो आइटरेट करेंगे, देखेंगे 5 से छोटी कौन सी वैल्यू है। 3 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो अब हमें पावर स्टेशन कहीं ना कहीं पे लगाना पड़ेगा ताकि ये 3 की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। रेंज हमें 1 दिया गया है, तो इन दोनों पे ही लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो वो 2 डिस्टेंस पे, तो वहां से पावर इसको नहीं मिलेगा, तो या तो पहले पोजीशन पे लगा सकते हैं पावर स्टेशन को, या तो दूसरे पोजीशन पे लगा सकते हैं। कितने पावर स्टेशन लगाने की जरूरत है, 2 पावर स्टेशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि 3 को 5 बनाना है, तो 2 की जरूरत है। तो यहाँ लगाना सही रहेगा या फिर यहाँ लगाना सही रहेगा, आगे लगाना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो बाद में दूसरे एलिमेंट्स को भी यहाँ से पावर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो फिर पीछे वाले एलिमेंट्स, पीछे तो इसके कोई एलिमेंट है नहीं तो उसको पावर नहीं मिलने वाला, तो आगे ही लगाएंगे। तो ये फिर तो पावर, यहाँ पे पावर स्टेशन लगा देंगे। ये जो 4 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पावर स्टेशन लगाएंगे। ये जो 2 है वो 2 इंक्रीज होके 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये इंक्रीज होके 5 हो जाएगा। आइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही कोई भी छोटी वैल्यू हमें मिलती है 5 से, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या के इंक्रीजेज में सारे वैल्यूज को 5 या उससे ज्यादा बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो ये सिंपल आइट्रेशन करके पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पॉसिबल है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो सिंपल हमारा बाइनरी सर्च बन जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर देखोगे तो पहले मैंने, ठीक है, पहले मैंने ये पावर वेक्टर पता लगाया। ये पावर वेक्टर आप कैसे एफिशिएंटली पता लगा सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 1 दिया, रेंज मेरा क्या है 1 है, तो इस ये जो पावर स्टेशन है, यहाँ पे एक पावर स्टेशन है 1 है, इसको मुझे यहाँ ऐड करना है, इस पोजीशन पे ऐड करना है और इस पोजीशन पे ऐड करना है, मतलब इसके पूरे रेंज में ऐड करना है। यहाँ पे 2 दिया गया है, तो इसको मुझे इस रेंज में ऐड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे मुझे ये 2 ऐड करना है। ठीक है, तो ये एडिशंस करने हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको डिफरेंस एरे की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस एरे क्या होगा, डिफरेंस एरे का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 है, 4 को मुझे किसी रेंज में ऐड करना है। लेट्स से ये 4 है, इसको मुझे इस रेंज में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिफरेंस एरे बनाऊंगा। डिफरेंस एरे में इनिशियली सारे वैल्यू 0 होंगे। ठीक है, 4 को मुझे कहाँ से, सेकेंड से लेके 4th पोजिशन तक लेट्स से ऐड करना है, तो सेकेंड पोजीशन पे मैं 4 डाल दूंगा, और जो कहाँ तक ऐड करना है, 4th पोजीशन तक ऐड करना है, तो 5th पोजीशन पे मैं -4 कर दूंगा। तो इससे, तो ये मेरा डिफरेंस एरे बन गया। और फिर जो मुझे एक्चुअल एरे, एक्चुअल पावर एरे जब मुझे पता लगाना होगा, तो मैं डिफरेंस एरे में आइटरेट कर सकता हूँ और प्रीफिक्स सम ले सकता हूँ डिफरेंस एरे का, और प्रीफिक्स सम लेने से मुझे पावर एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका डिफरेंस एरे देख लेते हैं क्या होगा। इसका डिफरेंस एरे यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो इनिशियली डिफरेंस एरे के सारे पॉइंट 0 होंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। 2 है तो 2 को दिस पोजीशन -r पोजीशन पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे 3। ठीक है, ये पोजीशन है, इससे यहाँ तक ऐड करना है हमें, इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम फिर -2 करेंगे। ठीक है, फिर 4 है, 4 के लिए यहाँ 4 ऐड करेंगे और इधर 4 माइनस करेंगे। 5 है, 5 के लिए यहाँ 5 ऐड करेंगे, तो -4 था पहले, अब ये 4, -1 था पहले, अब ये 4 बन गया। और 5 को हमें 5 जो है लास्ट एलिमेंट तक 5 ऐड होगा, तो -5 हमें करना है। तो अब क्योंकि -5 लास्ट एलिमेंट के आगे करने की जरूरत है, तो -5 यहाँ करने की जरूरत है, तो -5 को छोड़ भी सकते हैं, आगे नहीं भी दे सकते हैं।
फिर यहाँ पे 0 है तो ठीक है, 0 को तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 3 4 4 -2 -4 ये डिफरेंस एरे है। प्रीफिक्स सम लेंगे तो पावर एरे बन जाएगा। प्रीफिक्स सम है 3 7 11 9 -4 5 3 7। अच्छा यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स डाला था, 3 7 यहाँ पे 9 भी हो जाएगा, ठीक है। 9 यानी कि थर्ड एलिमेंट के लिए चेक नहीं किया था, थर्ड एलिमेंट के लिए 9 होगा। 2 + 4 + 5 9 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में ये क्या है, पहले डिफरेंस एरे बनाया, डिफरेंस एरे में प्रीफिक्स सम लेके फिर ये पावर एरे बनाया, उसके बाद यहाँ पे बाइनरी सर्च कर रहा हूँ। बाइनरी सर्च में ये चेक का फंक्शन बना दिया जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बताएगा कि ये मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम पावर ये m पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। फिर इसमें भी फिर हाँ, अब ये चेक करना है, तो इसके लिए आइट्रेट करूंगा मैं, पावर एरे में आइट्रेट करूंगा, i = 0 से i <n तक आइट्रेट करूंगा, और अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर वो वैल्यू लेस देन m है तो उसको फिर इंक्रीज करने की जरूरत है। तो पहले तो पता लगाओ कितने से इंक्रीज करना है, x से इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं c वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ, c वेरिएबल बता रहा है अभी तक हमने टोटल कितने इंक्रीमेंट्स किए। बेसिकली c बताएगा कि अभी जो करेंट इंडेक्स है उस करेंट इंडेक्स पे कितने इंक्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो कितने एक्स्ट्रा पावर स्टेशन हमने ऐड किया है जिससे इस इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो बता रहा है ये c, ठीक है। तो ठीक है, फिर x इंक्रीमेंट्स हमें करने की जरूरत है, तो k ऑपरेशंस हम कर सकते थे, k इंक्रीमेंट्स कर सकते थे, k इंक्रीजेस करेंगे तो x इंक्रीजेस करेंगे, k फिर x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो c था वो x उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये जो इंक्रीमेंट्स हमें करना है ये अभी करेंट पोजीशन पे इंक्रीमेंट करना है, और करेंट पोजीशन से 2 × r के रेंज में जितने हो सके उतने 2 आगे तक हम इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 × r मैक्सिमम रेंज आगे तक हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं अगर हम, जैसे मान लो कि ये एलिमेंट 3 है, इसको 5 करना है, ये वाला 5 अलग से, ये एलिमेंट 3 है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, इसका मतलब पीछे सारे एलिमेंट्स 5 से बड़े हो गए होंगे, और हमें इस एलिमेंट को 5 करना है, तो हमें 2 एक्स्ट्रा फैक्टरीज कहीं पे डालना है किसी पोजीशन पे। तो वो कौन सा पोजीशन बेस्ट होगा डालने के लिए, वो पोजीशन बेस्ट होगा जिससे हम लोग आगे मैक्सिमम एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेंज हमारा है 1, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे फैक्ट्री को डाल सकते हैं, इस पोजीशन पे फैक्ट्री को डाल सकते हैं, उससे ये वाला पोजीशन भी कवर होगा, ये वाला भी पोजीशन कवर हो जाएगा, और आगे एक और पोजीशन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो i + 2 × r + 1, ठीक है। ये फिर पोजीशन होगा जहां से हमें इंक्रीमेंट करना स्टॉप करना है, इंक्रीमेंट को यहाँ से स्टॉप करना है। 2 फैक्टरीज हमने सेटअप किया, वो इन तीनों पोजीशंस पे ऐड करेगा, फिर यहाँ से ऐड करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी एक डिफरेंस एरे मेंटेन कर रहा हूँ, डिफरेंस एरे में इस इंडेक्स पे - x कर दिया, तो वो फिर बाद में जब इस इंडेक्स पे आएगा तो c + di हो जाएगा, और वो इंक्रीमेंट होना फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ओके, ठीक है।